दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान में अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं। दोस्तों आज हमारा 202वां लेक्चर है। यहाँ दोस्तों 202 मायने रखता है ना, और 6000 सवाल जो कंप्लीट हो गए हैं। याद रखेगा आज हम कवर करने चल रहे हैं अपने 6031 से लेकर के 6060 तक के सवालों को। और ये अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो आज हमारी 52वीं क्लास है। जी हाँ दोस्तों 52 लेक्चर है। इसी सीरीज में 150 लेक्चर में हम सभी ने विस्तार से इतिहास विषय को कवर किया और अब कवर कर रहे हैं भारतीय संविधान की क्लास को। जी हाँ दोस्तों आगे इसी तरह आप बने रहेंगे तो हम ज्योग्राफी भी कवर करेंगे, साइंस भी कवर करेंगे, इकोनॉमिक्स भी कवर करेंगे। धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट का नंबर आएगा, लेकिन इत्मीनान से, कोई जल्दीबाजी तो है नहीं, हमें हर एक टॉपिक को कवर करना है, इसलिए सोच समझकर जो है पढ़ाई करनी है। ध्यान दीजिएगा कई सारे सवाल हैं। इसके पहले जो लेक्चर मैंने दिया था वो स्थानीय स्वशासन से संबंधित था, और आज का जो लेक्चर है ये पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिकाओं से संबंधित सवाल हैं। कई सारे सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। खास करके मैंने कोशिश किया कि पंचायती राज के सवाल आज मैं आपको दूंगा, ताकि ग्राम सभा से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, पंचायती राज से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो सभी आपको क्लियर हो जाएं। सवाल है दोस्तों कि ग्रामीण संस्थाओं तथा राज्य सरकार के मध्य कड़ी का काम कौन करता है, या राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान जो है वो पंचायत समितियों में कौन वितरित करता है, कौन बांटता है। किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, पंचायतों के लिए निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद यानी आर्टिकल कौन सा है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है किसके द्वारा लिए जाते हैं, और पंचायत का चुनाव कराता कौन है। दोनों अलग अलग जवाब है। भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू कब हुआ, पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को कहां लागू किया गया। इस तरह से तमाम ऐसे सवाल हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। कहीं न कहीं मन में डाउट रहता है, तो अगर क्लास देखेंगे तो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए गए। ये आपके फाउंडेशन को इतना मजबूत बना देंगे कि भारत का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आप देंगे तो निश्चित रूप से चीजें आपको समझ में आएंगी, और जो भी चीजें होंगी वो आपको आपके क्लास से पुटअप किए जाएंगे। कैसे, ये तो आप बैच ज्वाइन करने के बाद ही जान सकते हैं। ऐसे में क्या ही बताऊं आपको। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। कहने वाली बातें हैं, खाली आप इससे कंपेयर करिएगा कि जो इंसान यूट्यूब पर इतनी बढ़िया क्लास दे सकता है, फिर अपने पेड क्लास में जाहिर सी बात है मेहनत तो मैं बहुत करता हूँ। ठीक है, ये कॉमन सेंस की बात है। नहीं भरोसा है कोई बात नहीं, जब होगा तब ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास को। अभी फिलहाल हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान क्या रखना दोस्तों आपको कि आज हमारा 202 लेक्चर हो गया, और जो कवर हो जाएगा आज क्वेश्चन हमारा वो 6060 हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब 8 से 10,000 सवाल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि नितिन सर क्या कह रहे थे। ठीक है, मैं पहले भी कह रहा था कि आप ज्वाइन कर लीजिए सीरीज को, लेकिन आपने सुना नहीं। ठीक है, तो पंचायती राज और नगर पालिकाओं से संबंधित क्या क्या पूछे जाते हैं प्रश्न, जरा उन पर ध्यान दीजिए। पहला सवाल करा, ग्रामीण संस्थाओं तथा राज्य सरकार के मध्य कड़ी का कार्य कौन करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कड़ी यानी सेतु का कार्य कौन करता है। तो एक तरफ है दोस्तों ग्रामीण संस्थाएं, दूसरी तरफ है राज्य सरकार। ठीक है, इनके बीच में जो कड़ी का काम करता है दोस्तों वो कौन करता है, तो याद रखिएगा पंचायत करती। कौन करती दोस्तों, पंचायत। लेकिन आपको ध्यान ये देना ना कि आपकी परीक्षा में कुछ अटपटा सा ऑप्शन भी दे सकता है, जैसे पंचायत लिख सकता है। जैसे सर वो ग्राम पंचायत की बात हो रही क्या, नहीं, पहले आप मेथड समझिए पूछ क्या रहा है। देखिए अनुदान कहां से मिलता है, आपने पढ़ा था ना पिछली क्लास में कि अनुदान या फंड वगैरह कहां से मिलता है। सरकारी फंड होते हैं, तो सिंपल सी बात है राज्य सरकार देती होगी। तो एक तरफ राज्य सरकार हो गया, दूसरी तरफ ये फंड किसको दिया जाता है, फंड दिया जाता है ग्रामीण संस्थाओं को, तो इधर ग्रामीण संस्था हो गया। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप चाहे यहां पे पंचायत ऑप्शन मिल सकता है, या आपको अगर पंचायत के भी ऊपर देखेंगे तो दोस्तों यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, जिला परिषद का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं कुछ चीजें आपको समझाना चाहता हूं, जरा वो समझिए। ठीक है, यहां से मैं समझा देता हूं दोस्तों। कोई भी जो फंड होता है ना, जो फंड होता है उसका रिलीज कैसे होता है वो जरा समझिए। सबसे पहले जो फंड होता है दोस्तों राज्य सरकार के पास होता है। ठीक है, राज्य सरकार के कोष से वो फंड कहां पे आता है दोस्तों, पहले जिला पे आता है। पैसा राज्य सरकार से सीधे गांव वाले को नहीं जाता है, राज्य सरकार से पैसा कहां आता है, जिला पे आता है। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद से ये जो पैसा होता है तब दोस्तों ये कहां तक जाता है दोस्तों, ये पंचायत तक जाता है। ठीक है, और पंचायत के बाद ये पैसा कहां जाता है दोस्तों, ये ग्राम में जाता है, गांव तक जाता है। ठीक है, तो यहां से कहानी शुरू है, और बीच के जो लोग हैं वो ये लोग हैं। तो परीक्षा में कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। परीक्षा में भाई ऑप्शन तो एग्जामिनर के दिमाग में है ना, मेरे दिमाग में तो है नहीं। मैं तो आपको हर संभावित उत्तर यहां पे देता हूं। मैं जो इस तरह से पढ़ाता हूं इसका मतलब क्या है, मैं आपको अति संभावित प्रश्न बताता हूं और उसके क्या क्या संभावना हो सकते हैं उत्तर के, वो मैं डिस्कस करने आता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ गए होंगे आप, मुझे लगता है। आगे लिख रहा है, जिले की सभी पंचायत समितियों के
प्रधान जो होते हैं, किसके प्रधान दोस्तों, लिख रहा पंचायत समितियों के जो प्रधान होते हैं ये किस संस्था के सदस्य होते हैं, तो ये सभी के सभी मेंबर होते हैं दोस्तों जिला परिषद के। किसके मेंबर होते हैं, ये सभी जिला परिषद के मेंबर होते हैं, ठीक है। और मिल करके वोटिंग करते हैं ना, तभी दोस्तों काम आगे बढ़ता है, ठीक है। तो जिला परिषद आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये कार्यकाल तो देखिए सभी का समान होता है, ठीक है। जिला परिषद का भी कार्यकाल कितने साल का होता है दोस्तों, 5 साल का, ठीक है। चाहे वो ग्राम पंचायत की बात करेंगे, चाहे जिला परिषद की बात करेंगे, चाहे पंचायत समिति की बात करेंगे, इन सभी के लिए जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 5 साल का ही कार्यकाल होता है। लिख रहा है राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, अनुदान यानी क्या हो गया दोस्तों, अनुदान यानी सब्सिडी, ठीक है। अनुदान यानी ग्रांट यहां बोलेंगे, सब्सिडी नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे दोस्तों, ग्रांट कहते हैं, ठीक है। अनुदान, अनुदान पंचायत समितियों में कौन वितरित करता है, कौन बांटता है। देखिए अभी मैंने पीछे बताया कि राज्य सरकार से पैसा आएगा जिला परिषद के पास, तो जिला परिषद पैसा बांटती है ले जाके अलग अलग पंचायतों में, ठीक है। यानी अलग अलग पंचायत समितियों में पैसा बांटती है। तो पुनः आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, पुनः जवाब हो जाएगा जिला पंचायत। क्या हो जाएगा दोस्तों, चाहे जिला पंचायत कहिए चाहे आप जिला परिषद कहिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है, जिला पंचायत या जिला परिषद जो है ये जवाब होगा। लिख रहा पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर हैं, तो 2 तरह की निर्भरता है दोस्तों। सबसे ऊपर तो दोस्तों किस पर निर्भरता है, याद रखेगा सरकारी अनुदान पर, किस पर, याद रखेंगे सरकारी अनुदान की, सरकार की तरफ से कुछ पैसा मिल जाए। दूसरी दोस्तों अगर आय का स्रोत पूछे आपसे, क्या पूछे, अगर आय का स्रोत पूछे तो मैंने बताया था दोस्तों मेला एवं बाजार कर, क्या बताया था, मेला एवं बाजार कर, इससे भी दोस्तों इनको फायदा होता है जो पंचायती राज संस्थाएं होती हैं, ते भी याद रखेंगे। अगला सवाल लिख रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर करने का सुझाव दोस्तों किसने दिया था, तो द्विस्तरीय करने का सुझाव दिया था अशोक मेहता जी ने। किसने दिया था दोस्तों, याद रखेगा अशोक मेहता जी ने दिया था। इसीलिए इस समिति का नाम है अशोक मेहता समिति। जिस तरह से बलवंत राय मेहता ने कहा कि नहीं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए, उसमें से 3 स्तर कौन कौन था, एक हम लोगों ने पढ़ा था ग्राम स्तर, एक पढ़ा था खंड स्तर, एक पढ़ा था जिला स्तर, ठीक है। उसी तरह से यहां पर अशोक मेहता जी ने कहा कि भाई नहीं 2 स्तर में भी काम चल सकता है। बलवंत राय मेहता जी ने सन 1957 में अपना सुझाव दिया था, जबकि अशोक मेहता जी ने अपना सुझाव 20 साल बाद, 57 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 77 में दोस्तों इन्होंने अपना सुझाव दिया था। यह सवाल भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 1977, ठीक है। अगर रिपोर्ट की बात करेंगे दोस्तों तो इन्होंने अपना रिपोर्ट कब दिया था, यह दिया था रिपोर्ट 1978 में, ठीक है। यह भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा पंचायती राज की समीक्षा के लिए अशोक मेहता की अध्यक्षता में समिति कब गठित की गई, तो बताया था दोस्तों कि यह समिति का गठन कब हुआ था, यह 1977 में जो है समिति का गठन हुआ था। रिपोर्ट कब दी थी समिति ने, अगर रिपोर्ट के बारे में पूछे सवाल, देखिए अगला सवाल दे भी रहा दोस्तों रिपोर्ट के कि रिपोर्ट कब दिया था इन्होंने, तो इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था दोस्तों 1978 में। दोनों बातें दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखेगा, यहां सितंबर याद रखेगा, ठीक है, सितंबर 1977 में। जिस तरह से बलवंत राय मेहता जी ने जनवरी में समिति बनी थी और नवंबर में आकर अपना रिपोर्ट दिया था, उसी तरह से यहां पर यह समिति जो है सितंबर में बनी है और 78 में इस समिति ने रिपोर्ट दिया। अंतर क्या है, तो बलवंत राय मेहता समिति में कहा गया कि त्रिस्तरीय है और यहां पे 2 ही स्तर की बात किया। मुझे पता आपके अंदर से एक आवाज आ रही है, सर वो 2 स्तर कौन सा है, बहुत बढ़िया आवाज है, सुनिए, लिखेगा सब दे रहा है, आप सुनिए। लिख रहा अशोक मेहता समिति की द्विस्तरीय व्यवस्था में कहां पर दोस्तों, लिख रहा निचले स्तर पर किस संस्था के गठन का 2 स्तर होते हैं, तो एक दोस्तों जो निचला स्तर है, फिर आपके दिमाग में वही कहां जा रहा है, जिला परिषद, रुकिए थोड़ा सा ठंडा ही रखिए। यहां पर दोस्तों निचले स्तर की बात कर रहा है, निचले स्तर पर दोस्तों यहां पर मंडल पंचायत की बात करिएगा। किसकी बात करेंगे आप, पहले मंडल पंचायत की बात करिएगा। किसकी बात करेंगे, मंडल पंचायत। निचले स्तर पर दोस्तों किसकी बात करेंगे, याद रखेंगे मंडल पंचायत की बात करेंगे, और उच्च स्तर पर किसकी बात करेंगे, तो जिला परिषद की बात करेंगे। वही अगला सवाल दे रहा है कि अशोक मेहता समिति की द्विस्तरीय व्यवस्था में ऊपर के स्तर पर किस संस्था के गठन का सुझाव दिया गया है, तो क्या बताएंगे दोस्तों, यहां पर क्योंकि जिला स्तरीय है इसलिए आप यहां क्या कर सकते हैं, जिला परिषद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जिला परिषद। सर जिला पंचायत करें या परिषद, परिषद करिए, एग्जैक्ट। देखिए जब आप पॉलिटी पढ़ रहे
होते हैं ना, तो आपको एक एक शब्द ध्यान में रखना कि कहां क्या शब्द प्रयोग करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए द्विस्तरीय त्रिस्तरीय में थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। द्विस्तरीय की बात करेंगे तो 1977 में कॉन्सेप्ट आया, त्रिस्तरीय की बात करेंगे तो 1957 में कॉन्सेप्ट आ गया था। दोनों अलग अलग व्यक्ति ने दिया। त्रिस्तरीय की बात करेंगे तो बलवंत राय मेहता जी ने दिया, द्विस्तरीय की बात करेंगे तो अशोक मेहता जी ने किया। आप कहेंगे मेहता मेहता तो सेम है, नहीं, आप चीजों को समझिए, आपको एग्जैक्ट वही बताना है जो पूछा जा सकता है, जो सही है। पॉलिटी में यही चीजें आपको ध्यान देना है। लिख रहा संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को क्या दिया गया दोस्तों, संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो यहां पर हुआ था दोस्तों 73वां संविधान संशोधन। क्या हुआ था, 73वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला सवाल ये भी दे सकता है कि ये 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो यहां 73 में 3 लिखा है ना, लेकिन आप यहां पे 2 ही लिखिएगा। ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, कॉमन सेंस की बात तो नहीं, कॉमन सेंस तो तब होता जब 3 का 3 लिखा जाता है कि नहीं, लेकिन यही ध्यान दीजिएगा, बच्चे पता नहीं क्यों गड़बड़ी कर देते हैं। जब आपसे पूछे 73वां तो क्या बताएंगे, 92 लिखेगा। जब आपसे पूछेगा 74वां तब क्या लिखेंगे, 93 लिखेंगे। ये थोड़ा सा याद रखेगा, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा डाउट होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, किस लिए अनुसूची जोड़ना पड़ा दोस्तों, तो याद रखेगा यहां पर एक नई अनुसूची जोड़ना पड़ा। तो दोस्तों आप किस अनुसूची के अंतर्गत दोस्तों बातचीत करते हैं, तो याद रखेगा यहां पर जो नई अनुसूची जोड़ी गई, पहले तो 10 थी, अब 11वीं अनुसूची की आवश्यकता महसूस हुई। तो याद रखेगा ये जो नया आपका जो 73वां संविधान संशोधन हुआ है 1992 में, उसी के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। देखिए अगर मूल संविधान की बात करेंगे तब तो अनुसूचियों की संख्या सिर्फ 4 थी, बाद में 8 थी, बाद में दोस्तों 9, 10, 11, 12 भी ऐड हो गया। तो 11वीं अनुसूची दोस्तों ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई है, इसको भी आप याद रखेंगे। ये सब कीवर्ड वाले सवाल हैं, एकदम की पॉइंट पे सारे प्रश्न दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ है, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िए दोस्तों, पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से पीछे एक सवाल था कि भैया पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया। अगर दोस्तों अगर सवाल ये पूछे संवैधानिक दर्जा का, क्या पूछे दोस्तों, संवैधानिक दर्जा का सवाल पूछे, और किसके बारे में पूछे कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, ठीक है, कब दिया गया, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, तब आपका जवाब होगा 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992। क्या होगा जवाब आपका 1992। लेकिन अगर पूछे दोस्तों लागू कब हुआ, तो ये लागू हुआ था 93 में। देखिए अधिनियम जो आया था वो 92 में आया था, लेकिन लागू कब हुआ 93 में। और कब लागू हुआ, 25 अप्रैल को, इसलिए 25 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है। सवाल ये भी आता है, तो याद रखेंगे यहां पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे 25 अप्रैल, क्या लिखेंगे, 25 अप्रैल 1993। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, बच्चे यहीं पे आके कंफ्यूज जाते हैं, सोचते हैं ना कि 92 में तो संशोधन हुआ था, तो 92 में ही उत्तर लगा देते हैं। ये जब परीक्षा में ऑप्शन देता है तो बड़ा क्लोज ऑप्शन देता है, और यहीं पे हो जाती है आपसे गलती, ठीक है। तो याद रखेंगे 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, लेकिन अगर आपसे लागू होने की बात करें तब दोस्तों आपको क्या बताना है, 93 बताना है। बाद में ना कहेगा कि नितिन सर ने अपनी क्लास में हमें याद नहीं दिलाया, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लिख रहा किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई थी। दोस्तों एक कौन सा संशोधन था, ठीक है, किस संशोधन में। दोस्तों मैंने आपको पीछे वाली क्लास में बताया था कि भैया एससी हो गया, एसटी हो गया, और महिलाओं के लिए दोस्तों 1/3 सीटें आरक्षण किया गया। ये इसकी विशेषता है, क्या है ये विशेषता, और ये सारी चीजें जो ऐड की गई हैं ये 73वां संविधान संशोधन से ही ऐड किया गया, कहीं और से नहीं। किससे ऐड हुआ है, ये 73वां संविधान संशोधन से ऐड हुआ है, किसी अन्य से नहीं। तो यहां पे जवाब क्या हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन 1992। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ जाओ। लिख रहा पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी होता है। भैया जितनी भी पंचायती राज संस्थाएं होती हैं, ठीक है, इनके निर्वाचन हेतु, भाई इसमें चुनाव तो कराना होगा ना, तो निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी होता है, तो देखिए उत्तरदायी होता है दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग। ये कौन निर्वाचन कराएगा दोस्तों, कोई आम पब्लिक तो कराएगी नहीं, तो कौन कराएगा दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। तो इसके लिए दोस्तों यही जिम्मेदार होता है, इसके चुनाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है, राज्य निर्वाचन आयोग।
अच्छा, राज्य निर्वाचन आयोग को कौन जो है जिम्मेदारी देगा? तो दोस्तों राज्य का जो विधानमंडल है वो जिम्मेदारी देता है, खास करके विधानसभा जिम्मेदारी देती है कि नहीं ये चुनाव होना है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, क्योंकि तिथि वगैरह कौन डिसाइड करेगा? ये विधानसभा ही डिसाइड करती है, इस बात का भी ख्याल रखेंगे। ठीक है, देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय की किताबें आई हैं। आप भरोसा करते हैं नितिन सर पर, यदि आपका भरोसा स्टडी 91 पर है तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप स्टडी 91 के पेड कोर्सेज, क्लासेज और जो किताबें हैं आप एक बार इन्हें परचेज कीजिए, आपको अपने आप लगेगा कि नहीं क्वालिटी कंटेंट तो है। ठीक है, तो बड़े इत्मीनान से हम किताबों को तैयार करते हैं और बहुत शानदार। ठीक है, और हर किताब में आपको कुछ नया मिलेगा, हर किताब में आपको कुछ नया मिलेगा, ये मान के चलिए। चलिए, ये किताबें मिलेगी कहाँ से? तो आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा, एप्लीकेशन से मिल जाएगा, बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया हूं, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, लिख रहा है यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होना जरूरी है? ठीक है, मान लीजिए किसी कारणवश पंचायत भंग हो गई तो दोस्तों जैसे सभी के निर्वाचन में नियम होता ना कि कम से कम 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव हो जाना चाहिए, उससे ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। तो याद रखेगा 6 माह के अंदर याद रखेगा क्या हो जाना चाहिए दोस्तों? पुनः निर्वाचन होना अनिवार्य है, जरूरी है। लिख रहा है पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल दिया, ध्यान से पढ़ेगा। यहां पूछ रहा है कि पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है। मैंने आपसे कहा ना कि दोस्तों कब चुनाव होगा, कैसे चुनाव होगा, ये राज्य सरकार बताएगी। विधान सभा मतलब क्या हो गया दोस्तों? विधानसभा का मतलब ही है राज्य सरकार। ठीक है, तो राज्य सरकार दोस्तों डेट बताएगी कि कब चुनाव होना है, निर्णय लेती है राज्य सरकार, और चुनाव कराता कौन है? तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। बच्चे यहां आके गड़बड़ी कर देते हैं, ऑप्शन में दिख जाता है राज्य निर्वाचन, तुरंत लगाया खट से उत्तर। ठीक है, समझ में नहीं आता कि भैया क्वेश्चन थोड़ा सा रुक करके देख तो लो, पूछ क्या रहा है वो तो समझो पूछा क्या है। तो निर्णय लेने वाली जब बात करेगा तो अब भाई कब चुनाव हो गया तो राज्य सरकार डिसाइड करेगी ना, कराएगा कौन है अलग बात। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, आप किसी न किसी परीक्षा की तैयारी करना है, अगर आपसे पूछा जाए कि परीक्षा कौन कराता है तो भैया परीक्षा तो कोई ना कोई आयोग कराता है, लेकिन परीक्षा का निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकार लेती है। भाई राज्य सरकार जब चाहेगी तभी ना वैकेंसी आएगी कि अपने मन से परीक्षा हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? दो बातें हैं, उसी तरह से यहां भी दो बातें हैं। मेरी बात अब अच्छे से समझ गए होगा, अच्छा एग्जांपल मिल गया मेरे दिमाग में। ठीक है, आगे देखिए, लिख रहा स्थानीय निकायों को धन और कर, क्या लिखा है दोस्तों? स्थानीय निकायों को धन और कर और गैर कर राजस्व स्रोतों के हस्तांतरण के बारे में सुझाव कौन देता? बहुत जबरदस्त सवाल है। ठीक है, इस बारे में सुझाव कौन देता दोस्तों? तो इस बारे में सुझाव देता है दोस्तों वित्त आयोग। कौन देता दोस्तों? अब आपको लगेगा सर यहां वित्त आयोग का काम क्या? हम तो सर वित्त आयोग के बारे में पढ़ते हैं अनुच्छेद 280 में। हाँ, तो अनुच्छेद 280 में दोस्तों वित्त आयोग के गठन के बारे में बताया गया। ठीक है, वो अलग विषय। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, कब हुआ दोस्तों? 1992 में। इसमें एक प्रावधान किया गया। क्या प्रावधान किया गया सर? प्रावधान ये किया गया कि 1 साल का समय दिया गया। कितने साल का समय दिया गया? प्रावधान। ठीक है, 1 वर्ष के भीतर दोस्तों क्या कहा गया? वित्त आयोग के गठन करने की बात की गई, और यह भी कहा गया कि उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष पर, उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष पर क्या किया जाएगा? इस वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, और वित्त आयोग दोस्तों अनुशंसा देगी, मतलब अपना सुझाव देगी। किस मामले में? तो स्थानीय निकायों को धन और कर और गैर कर राजस्व के स्रोतों के बारे में दोस्तों सुझाव देगी, बात करेगी, उसके बारे में बताएगी। ये दोस्तों सारा प्रावधान है यहां पर। ये आप सवाल याद रखेंगे, बहुत शानदार सा सवाल है। ठीक है, चीजों को समझिएगा और याद रखिएगा। चलिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल आने वाला है। लिख रहा अनुच्छेद 243। जी हां दोस्तों, अच्छा अगर मुझे इसी के साथ अगर आपको ये बताना हो कि अनुच्छेद 143 में क्या दिया गया था। ठीक है, क्योंकि 243 तो ठीक है, अनुच्छेद 143 में क्या था? तो याद रखेगा सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी शक्ति थी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय क्या करता दोस्तों? न्यायालय क्या करता? राष्ट्रपति को परामर्श देता है। किसको दोस्तों? राष्ट्रपति को क्या देता दोस्तों? परामर्श देता है। यह अलग बात है कि राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यही पढ़ा था ना, मैंने बताया था 143 में क्या था? तो राष्ट्रपति के अध्यादेश की बातें की गई थी। चलिए, खैर अच्छी बात है, अगर याद है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज्यादा याद करेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन भी तो होगा। तो आप लोग सोचते हैं उससे अच्छा नहीं याद हो, है कि नहीं? जितना याद उतना चिंता, उतना परेशानी, न याद चलिए याद करिए मेहनत से। लिख रहा है अनुच्छेद 243 इया में दोस्तों क्या दिया गया है? तो जो इया वाला सेक्शन दोस्तों, इसमें पंचायतों के लेखाओं के बारे में बताया गया। ठीक है, किसके बारे में?
पंचायतों की लेखाओं माने जानते हैं उनके अकाउंट्स के बारे में, ठीक है। जो खर्चे वर्चे हो रहे हैं उनका कोई अकाउंट्स मेंटेन होता होगा ना, तो उस अकाउंट्स की याद रख सकते हैं, उसकी जांच के बारे में बताया गया है। जांच के लिए एक अच्छा सा शब्द यहां पर है संघ परीक्षा। क्या शब्द दोस्तों? संघ परीक्षा। याद रखेंगे, परीक्षा गलत लिख दिया ना, मात्रा उधर की रहेगी ना, ठीक है। संघ परीक्षा के बारे में दोस्तों बताया गया है, ये आप याद रखेंगे। पंचायतों की लेखाओं की संघ परीक्षा के बारे में 243 में दोस्तों बताया गया, ठीक है। अगर आपको इसके पहले वाला मैं बता दूं, 243 में क्या बताया गया था? वही कर अध्यारोपित करने के बारे में, कि कैसे कर अध्यारोपित किया जा सकता है, किसके बारे में बताया गया था? तो अगर आप याद है, आपको पिछली क्लास में पढ़ा था, 243 में यहां कर अध्यारोपित करने की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी? अध्यारोपित करने की बात की गई थी, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए, लिख रहा पंचायतों के लिए निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है। किसके लिए दोस्तों? पंचायतों के लिए। पंचायत मतलब पंचायत सदस्यों के लिए निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों यहां पढ़ेंगे आप अनुच्छेद 243 ट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अनुच्छेद 243 ट पढ़ेंगे। ट मतलब कितना हो गया? 11 नंबर। क्या हो गया? 11। और 11 मतलब क्या? अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो मिलेगा के। क्या मिलेगा दोस्तों? इसी में क्या मिलेगा? 243 के मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? के मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है 73वां संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना गया? भाई ये जो 73वां संविधान संशोधन था उसमें क्या आपको खास लगा? कुछ तो ऐसा लगा होगा कि सर ये बड़ा एंटीक काम हुआ। हाँ ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया, इसमें पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई, सब मैं मानता हूं, ठीक है। 11वीं अनुसूची जोड़ दिया गया, लेकिन कुछ तो खास नजर आया। मैं बताऊं, याद दिलाऊं, पढ़ा पीछे आपने, भूल गए होंगे, आदत है। तो याद रखिए, जो मैंने बताया था कि यहां पर आरक्षण की बात की गई, जिसमें 1/3 महिलाओं के आरक्षण की बात की गई। यह सबसे खास बात है दोस्तों। तो जो ऐतिहासिक माना गया दोस्तों, वो इसी महिला वर्ग को दोस्तों जो कुछ पावर दिया गया, उनको जो आरक्षण दिया गया, ये इसकी दोस्तों मूल बात है, ये सबसे विशेष बात है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए, लिख रहा पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? ये दोस्तों का अभी तक क्या होता था, जब शुरुआत में बना था ना, तब ये नियम था कि ये जो सिंबल होते हैं, जैसे बीजेपी का अपना सिंबल है, कांग्रेस का अपना सिंबल है, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का भाई अपना सिंबल है, ठीक है। अब होता क्या था कि जो बड़े चुनाव होते हैं, जैसे विधानसभा का चुनाव वगैरह होगा, तो वहां पर तो सिंबल पे चुनाव होता है, ठीक है। लोकसभा का चुनाव होता है सिंबल पर चुनाव, लेकिन गांव में सिंबल पर चुनाव नहीं होता है। तो एक समिति थी, उस समिति ने कहा कि नहीं, यहां सिंबल के आधार पर भाग लेने का सुझाव देना चाहिए। ये दोस्तों सुझाव दिया था, रिकमेंड किया था। और किसने रिकमेंड किया था दोस्तों? अशोक मेहता जी ने रिकमेंड किया था। किसने किया था? अशोक मेहता समिति ने दोस्तों इस बात को रिकमेंड किया था कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। आपके यहां कभी चुनाव होता होगा, देखिए वहां सिंबल पर चुनाव नहीं होता। ये अलग बात है कि कोई किसी का सपोर्टर है तो लगा के अपना पोस्टर बैनर लगा दे, वो अलग बात है, लेकिन सिंबल पे चुनाव नहीं होता है, ये आपको पता होगा। अगर सिंबल पे चुनाव होता तो आप घड़ी पे वोट क्यों देते, झाड़ू पे वोट क्यों देते, मशीन पे वोट क्यों देते, नलकूप पे वोट क्यों देते? भाई सबका अलग अलग आता है ना। तो याद रखें, यहां सिंबल वाली कोई बात नहीं है। हालांकि यह रिकमेंड किया था सिर्फ किसने? अशोक मेहता जी ने। लिख रहा पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? यह निर्णय दोस्तों कौन लेता है? तो मैंने बताया था, निर्णय राज्य सरकार लेती। कौन लेती दोस्तों? राज्य सरकार। हो सकता है आपके परीक्षा में राज्य सरकार न देकर के विधानसभा दे दे, क्या आप घबरा जाएंगे क्या? नहीं सर, एक ही बात है, हमें बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है कि नहीं। तो निर्णय दोस्तों चाहे राज्य सरकार चाहे विधानसभा। लिख रहा है पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। निर्वाचन के लिए उत्तरदायी पूछेगा तब क्या बताएंगे? तब बताएंगे निर्वाचन आयोग, ठीक है। नहीं उत्तरदायी ना, तो उत्तरदायी में भी दोस्तों विधानसभा या राज्य सरकार करिए, क्यों? ठीक है, निर्वाचन के लिए उत्तरदायी या पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। उत्तरदायी विधानसभा, या फिर यहां पर आप निर्वाचन आयोग भी कर सकते हैं। भाई अगर लड़ाई झगड़ा का मामला हो गया तो फिर निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि सही तरीके से यहां पर क्या करे, चुनाव कराए। तो यह भी उत्तर हो सकता है। तो एग्जामिनर देखेगा क्या पॉइंट ऑफ व्यू से देता है, हो सकता है ABCD सब सही है, इस तरह का ऑप्शन बना दे। लेकिन अब बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है। बलवंत राय समिति जो बनी थी दोस्तों 1957 ईस्वी में, इस समिति ने कहा था कि भाई त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, त्रिस्तरीय। और उस 3 स्तर में दोस्तों यहां पर ग्राम स्तर की बात किया गया, और खंड स्तर की बात किया गया, और जिला स्तर की बात किया गया। ये 3 स्तर की बात किया गया। और इसमें भी
बलवंत राय मेहता जी ने किसे सबसे महत्वपूर्ण संस्था माना है? तो याद रखेगा दोस्तों, पंचायत समिति को। किसे माना दोस्तों? पंचायत समिति को। दोस्तों ये शब्द याद रखेगा, ठीक है। किसे सबसे महत्वपूर्ण माना है? इस पंचायत समिति को सबसे महत्वपूर्ण माना है, ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन अब बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? देखिए दोनों प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछ रहा है, आप घबराए मत। किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया है? तो पूछने का तरीका खाली अलग है। पुनः याद रखेंगे दोस्तों, पंचायत समिति, पंचायत समिति को उन्होंने महत्वपूर्ण भी माना, उसी को दोस्तों अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए कहा गया, याद रखेंगे, क्योंकि ये बेस होता है, ठीक है। लेकिन आप पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर आप पंचायती राज की बात करेंगे तो दोस्तों पंचायती राज के बारे में अनुच्छेद 40 में भी प्रावधान है। इसके अलावा दोस्तों जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 243 में प्रावधान है, 243 में आगे चल के विस्तार से प्रावधान है। और पंचायती राज में हमने एक चीज और पढ़ा था दोस्तों, यहां क्या बताया था दोस्तों? सत्ता का विकेंद्रीकरण पढ़ा था, सत्ता का विकेंद्रीकरण के बारे में पढ़ा था कि पावर जो दोस्तों किसी एक के हाथ में नहीं होना चाहिए, हमने ये भी चीजें देखा था, ठीक है। खैर ये अलग बात है। अगर आपसे एक लाइन में पूछे कि बताइए पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्या बताएंगे दोस्तों? याद रखेगा, सीधे सीधे अगर हम मुख्य उद्देश्य की बात करें तो याद रखेगा जनता का प्रशासन में भागीदारी, जनता का प्रशासन में भागीदारी। जी हाँ दोस्तों, कि जनता जो है वो शासन प्रशासन में भागीदार होनी चाहिए, इसीलिए दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया और गांव-गांव तक चीजें सुविधाएं पहुंच सके, इसके लिए इसे बनाया गया। लेकिन अब पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्ग में किसे रखा गया दोस्तों? याद रखेंगे वही एससी को रखा गया, इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया, एसटी के लिए किया गया। कि अधिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया था दोस्तों? ये बहुत अच्छा सवाल है कि भाई किन्होंने महिलाओं को, दुर्बल वर्गों के लिए दोस्तों समर्थन किया है, तो इसीलिए तो इन्हें याद किया जाता है आधुनिक पंचायती राज के निर्माता के रूप में। जी हाँ दोस्तों, तो याद रखेंगे राजीव गांधी। पिछली क्लास में हम लोगों ने सवाल भी पढ़ा था कि इन्हें आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है, यह भी याद रखेंगे। लेकिन ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती? बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है, जल्दीबाजी में 25 साल लगा दिया, ठीक है, नहीं, वो विधानसभा के लिए होता है, लोकसभा के लिए होता है। यहां पर दोस्तों आयु 21 वर्ष निर्धारित है। कितना दोस्तों? 21 वर्ष निर्धारित है, मतलब 21 वर्ष का कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? ग्राम पंचायत के चुनाव में भागीदारी ले सकता है, मतलब चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। वोट देने वाला काम जो पब्लिक करती है, जो जनता करती है, वो तो 18 साल पे हो जाता है। लेकिन अब पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन ये किस अनुसूची में दोस्तों वर्णित है? किस अनुसूची में किया गया इसका वर्णन? तो याद रखें, कभी इसके बारे में पूछे तो बताइए, जो 11वीं अनुसूची बनी है, ठीक है, जो 11वीं अनुसूची है दोस्तों, उसमें इसके बारे में बताया गया है। तो ये सवाल भी आप याद रखेंगे, ठीक है, कि पंचायतों के कार्य और शक्तियों का वर्णन कहां पे किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। आई बात समझ में? बढ़िया से पढ़ लिया ना? क्लास का सच बताएं तो पता ही नहीं चलता कि कब क्लास शुरू होती है, कब क्लास समाप्त हो जाती है। चलिए खैर, ऐसे करते करते तो हम लोग 6000 सवाल कवर कर लिए। बहुत जल्द दोस्तों हम लोग 10,000 सवाल भी कवर कर लेंगे। दोस्तों ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं, आप चाहें तो इन्हें परचेज कर सकते हैं और इनके माध्यम से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारे प्लेटफॉर्म पर दोस्तों कोर्सेज अवेलेबल हैं, किताब अवेलेबल हैं, क्लासेज अवेलेबल हैं। मौका है आपके पास, एक बार जुड़िए स्टडी 91 के साथ और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।